वक्फ कानून पर जारी घमासान के बीच आज फिर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन इस मामले की सुनवाई हुई। जब सुनवाई शुरू हुई तो एएसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने का वक्त मांगा, साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि अभी फिलहाल कोई भी कार्रवाई इस मामले को लेकर के सरकार नहीं करेगी। जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तक उन्होंने 2 कंडीशन लगाई हैं। वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में अभी कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके अलावा वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। जो भी वक्फ की संपत्ति रजिस्टर की गई है उसको डी नोटिफाई या उसके जो स्टेटस है उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा। यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और 5 मई को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की 5 दलीलों पर सुनवाई की बात भी कही है। वहीं विपक्ष अब कह रहा है कि यह मोहब्बत की जीत हुई है और यह सरकार को एक कोर्ट की तरफ से सेटबैक है। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है, तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा। मुझे पूरा विश्वास है। जैसा हम चाहते थे वैसे ही आज हुआ है। जो हमारी मांग थी, तो मैं वक्त से जुड़ा रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं, तो मुझे मालूम है इसकी तमाम बारीकियां, तमाम कमजोर मजबूतियां, कमजोरियां कहां से कमजोर किया जा सकता है, तो मैं वो जानता हूं। इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। हालांकि आपको याद होगा कि कल ही कोर्ट के रुख से यह लग रहा था कि आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि कल कोर्ट ने कई कड़े सवाल सरकार से पूछे थे। उन्होंने कहा था कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान कैसे हटाया जाएगा, क्यों हटाया गया है इस नए कानून में। जिनके पास कागज नहीं है, अगर उनकी संपत्ति, अगर वक्फ की संपत्ति 60, 70, 80 साल पुरानी है तो क्या उस संपत्ति को सरकार ले लेगी? अगर कागज नहीं होना ही एक अकेला क्राइटेरिया माना जाएगा जिसके चलते जमीन ही किसी के कब्जे से निकल जाएगी, क्या आप हिंदू ट्रस्ट में, ये एक और अहम सवाल पूछा था कोर्ट ने सरकार से कि क्या हिंदू ट्रस्ट में आप गैर हिंदू लोगों को कभी नियुक्त करेंगे और कलेक्टर को वक्फ संपत्ति की स्थिति तय करने की शक्ति क्यों दे दी गई है? ये सारे सवाल थे कोर्ट की तरफ से सरकार को पूछे गए थे। कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि क्या हम इस कानून पर फिलहाल स्टे लगा दे, क्या हम इस कानून को रोक दे। इसी को लेकर के फिर तुषार मेहता ने कहा था कि इसको लेकर के बहुत सारे कागजात, बहुत सारी दलीलें हमें कोर्ट के सामने रखनी है, इसलिए इस वक्त ऐसे संवेदनशील मामले पर किसी तरीके की रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन बहरहाल इसको अभी देखा तो इसी नजर से जा रहा है कि एक तरीके से 1 हफ्ते तक स्टे लग गया है। ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है कि क्या वक्फ कानून पर सरकार को एक सुप्रीम झटका लगा है, क्या वक्फ कानून पर एक तरीके से भीड़ तंत्र हावी हुआ है। हमारे साथ के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थोड़ी सी देर में ही मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद, हमारे साथ होंगे और आदिल हसन AIMIM के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन के शर्मा जी, आज तो काफी बुरा दिन था आपके लिए। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत हुई है। आपका जो सारा ये पूरा प्लान था, षड्यंत्र था कि सारी वक्फ की जमीन आप हड़प लेंगे, सुप्रीम झटका लगा है इस षड्यंत्र को। पद्मजा जी, मैं हंसी सकता हूँ इस तरह के बयान पर, और कम से कम आपके भी बयान पर, कि आप मुझसे पूछ रही हैं कि बुरा दिन है। ये देश का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अभी मामला उस बिल, उस कानून के प्रावधानों के निर्णय का नहीं है। पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि जो कानून के जानकार हैं वो आपके करोड़ों दर्शक हैं। अभी मामला, ये याचिका जो दायर किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करे या न करे, याचिका एडमिट हो या न हो, इस पर चर्चा है। अभी कानून के प्रावधानों पर डिस्कशन नहीं है। ये स्पष्टता होनी चाहिए पहले, और यदि ना हो तो मैं कोई, यदि लॉ के आपके पास अभी हैं तो आप उनसे इसको क्लेरिफाई करा लीजिए। नहीं, पर 1 हफ्ते का तो स्टे लग गया है ना। 1 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती सरकार। पद्मा जी सुनिए, ये तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है ना। पद्मजा जी, शांति से मेरी बात तो सुनिए आप, इसके बाद आप आइएगा अपने निर्णय पर, मैं उसी पे चला जाऊंगा। मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ, मामला कोर्ट के अंदर है, इसलिए मैं कोर्ट के किसी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं एक सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। लेकिन जो न्यूज़ चैनलों पर जो चले हैं मैं उसके आधार पे आपको अपनी बात कह रहा हूँ। और अभी एक में चैनल था जहाँ मैं ओवैसी जी को भी सुन रहा था, ओवैसी जी भी यही कह रहे थे कि बहुत जल्दीबाजी होगी, इस तरह की कोई भी बात कहना ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अभी सरकार ने जब बहस हुई और उस पर जब ये आया विषय कि हम कुछ क्या आंतरिक वो करें, तब जो तुषार मेहता जी हैं उन्होंने कहा कि हम इस पर समय चाहते हैं। आज हमने कहा, सरकार ने कहा कि हमें 7 दिन का समय चाहिए, क्योंकि ये बहुत विस्तृत प्रश्न है, हमें बहुत सारे कागजात इसमें रखने हैं और हमें जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। तब उस पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, यानी उनका कहना है कि 7 दिन में, और ये स्वयं जो है अपने जो है तुषार मेहता जी ने कहा कि 7 दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा। तो 7 दिन का समय दिया गया है कि आप अपने जवाब दाखिल करें, और उस पर जो है स्वयं सरकार ने कहा है कि हम 7 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। और सामान्य रूप से आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं पद्मजा जी, आप स्वयं समझती हैं जब कोई कानून बनता है और राष्ट्रपति से उसका अनुमोदन हो जाता है, तो इसके बाद कानून के नीतियां बनती हैं, उनके नियम बनाए जाते हैं। और आपको यदि ध्यान हो तो किरण रिजिजू जी ने सदन के अंदर कहा है कि जब हम इसको कानूनी रूप देंगे, इसके प्रावधान तय करेंगे, तब भी हम कुछ बातों को लेंगे। तो अभी उसके कोई नियम भी नहीं बने हैं। नहीं 7 दिन का, 1 मिनट सुन लीजिए मैडम मेरी बात, फिर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। 7 दिन का समय सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा है। ठीक है, देखिए जी, आप यहाँ पर नहीं, एक सेकंड यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन। आप यहाँ पे प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि हाँ, टेक्निकलिटी ये सही है कि 7 दिन का वक्त आपको मिला है कोर्ट से अपना जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन इसको पूरे एक परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। कल कोर्ट ने आपसे 3 से 4 काफी कड़े सवाल पूछे थे। उन्होंने जो अभी प्रावधान है इस कानून में, उस पर सवाल उठाया था ना। उन्होंने कहा था ना कि भाई आप वक्फ बाय यूजर ऐसे ही कैसे खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा था ना कि आप हिंदू ट्रस्ट में किसी गैर हिंदू को रख लेंगे। उन्होंने कहा था ना कि भाई किसी के पास अगर 30, 40, 50 साल पुरानी जमीन का कागजात नहीं होगा तो आप उसकी जमीन उससे ले कैसे लेंगे, डीनोटिफाई कैसे कर लेंगे। तो अगर दोनों दिनों की जो कार्रवाई हुई है उसको साथ में देखा जाए तो लोगों के मन में तो यही है कि भाई ऐसा लग रहा है कि अब 5 दिन के बाद या 5 मई को जब अगली सुनवाई होगी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कानून ही रद्द कर दे। मुझे तो हंसी भाव भंगिमा ऐसी लग रही है कोर्ट की कि बस कानून रद्द होने को है आपका। आप देखिए, भाव भंगिमा कोर्ट का पहचानना और उस पर एक निर्णय में पहुंच जाना, ये आप कर सकती हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। मैंने ट्रिपल तलाक के जब कानून पर जब बहस हो रही थी सदन के अंदर, तो कोर्ट के अंदर, तो एक नहीं कई प्रश्न उठे थे, और उस प्रश्नों पर जब कोर्ट उठाता था तो उसके बाद अगली हेयरिंग में उसकी जवाब दिया जाता था। अच्छा, आज उसमें यही है कि उन्होंने यदि कोई प्रश्न रखा, और ये स्वाभाविक है कि जब कोई मामला वहां गया है तो कोर्ट मुंह बंद करके हाँ और नहीं तो नहीं कह देगा। कोर्ट भी उसके प्रावधानों को जानना चाह रहा है ना। कल कितने ऑब्जर्वेशन वो विपक्षी उस पर दिया है। हाँ। यहाँ तक एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर तो आप आज मेरी समझ से कोई चर्चा नहीं हुई, जिसपे कहा कि आप ये हिंसा जो हो रही है ये नाजायज है, ये नहीं होना चाहिए। क्या किसी दल में, कहता हूं जब कोर्ट के अंदर चल रहा है मामला, सुनवाई हो रही है, किसी एक दल ने खड़ा होकर ये कहा है कि ये हिंसा बंद कर दो जो बंगाल में हो रही है? अभी तो मामला कोर्ट में है, सुनने दीजिए। यहाँ हत्याएं कैसे हो रही हैं, दंगे क्यों भड़काए जा रहे हैं, गलत प्रोपोगंडा क्यों हो रहे हैं, इस पर कोई जबान खोलेगा? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई से ये सबको दंगा मंजूर है जहां हिंदू मारे जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये चल। अब दूसरी बात एक और बता दूं, 2 और आपने कहा, मैं उसी को क्लियर कर देता हूं। कोर्ट का एक टिप्पणी ये भी है, कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। ठीक है, क्लियर सुनिए। आपने दूसरी लाइन बोली है कि क्यों ना रोक लगा दी जाए, लेकिन उसी का ऑब्जर्वेशन ये भी है कि कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। नंबर 1, कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि 2 ही अपील, जो याचिका करता है उनके 2 अपील हैं, 2 प्रार्थनाएं हैं, उसमें प्रेयर है। एक प्रेयर है कि यह कानून असंवैधानिक है, इसे तत्काल रद्द कर देना चाहिए, ये एक प्रेयर है। दूसरा प्रेयर है कि इस कानून पर तत्काल स्टे लगना चाहिए। ये दोनों ही प्रेयर नहीं माना है, तो आप कहां निर्णय में पहुंच गए मैडम? ठीक है, बताइए अखिलेश। आप ये कह रहे सरकार को झटका लग गया, ये हो गया, वो मैं कह रहा हूं कि आपका स्वतंत्र है इस तरह का बयानबाजी करने के लिए। ठीक है, उठ के पिटिशन पर
जो कि स्वयं याचिका करके जो ओबीसी है वो नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब इतना जनरल इंटरप्रिटेशन इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत इंटरप्रिटेशन। अखिलेश जी, परेशान होना दूर, थोड़ी सी शिकन भी नहीं है के शर्मा जी के माथे पे। वो कह रहे हैं दो चीजें। ठीक है, सिर्फ बहस हो रही है और हर पक्ष जो है अपनी बातें रख रहा है कोर्ट के सामने। कोई रोक नहीं लगाई गई है कानून पे। और खुद तुषार मेहता जो कि केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने खुद ही मान लिया कि हाँ जी ठीक है, अभी हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसमें कोई खुशी मनाने की, जश्न मनाने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी, कोई सेटबैक नहीं है। देखिए तानाशाह की यही पहचान है। तानाशाह की, हर तानाशाह की यही पहचान है कि वो अपने अलावा किसी और चीज़ को स्वीकारता ही नहीं है। और आज और कल जो हुआ बीता, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का देश भर में फिर एक तरह से सबको एहसास करा दिया, खासतौर से बीजेपी को, कि ये देश संविधान से चलेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलेगा। करारा तमाचा भी है ये। तुषार मेहता जी ने जो बोला है सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के तरफ से, वो क्या दो ही बात तो उन्होंने बोली है, मैं पढ़ रहा हूँ। एससी से कहा कि वह बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं करेगा और मौजूदा वक्फ को फिलहाल गैर अधिसूचित करेगा। अदालत तो वही कह रही है ना कि जो विपक्ष बिल पास करते समय कहता था। विपक्ष भी तो चाहता था आप सुधार करिए, लेकिन ये तानाशाह प्रवृत्ति, जो जो सदन में विपक्ष ने सुझाव दिए वही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इसको दो बातें जो सदन में नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट में क्यों कह रहे हो? बोलो, हिम्मत हो कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं बदलेंगे, कह दो ना। यहां क्यों देश को गुमराह करो शर्मा जी? आपके सॉलिसिटर जनरल ने दो बातें गवर्नमेंट की तरफ से अंडरटेकिंग दी ना पद्मजा जी, आपको भी पता है। पर वो कह रहे हैं ये सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है, क्यों बोल दो ना। और देखिए, आप तानाशाह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दाऊदी बोहरा समुदाय के कुछ लोग मिले हैं प्रधानमंत्री से। अब ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर वो प्रधानमंत्री के मिलने गए हैं, कह रहे हैं कि हम धन्यवाद देते हैं, करिए वो अपना वक्फ कानून के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। दाऊदी बोहरा मुसलमान वो धन्यवाद दे जी, वो धन्यवाद दे रहे हैं। और आप बोल रही हैं कि भीड़ तंत्र क्या हावी हो गया। ये इस देश का मीडिया है। नहीं सर, लोकसभा में ये बात कल तुषार मेहता ने एएसजी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने बोली है कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो कानून को प्रभावित कर सकते हैं। हिंसा करके कानून पर, कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से बोला है तुषार मेहता ने कोर्ट के अंदर। जी सुनिए पद्मजा जी, अगर ये इतने ही बड़े अपने निर्णयों पे अडिग रहने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों कह रहे हैं तुषार मेहता साहब कि हम अभी उसमें कोई न गैर अधिसूचित करें, न गैर अधिसूचित करेंगे, न मुस्लिम कोई गैर मुस्लिम। जवाब देने दीजिए, फिर हम चर्चा को खोलते हैं। के शर्मा जवाब दीजिए। एक तरीके से वो कह रहे हैं कि मजबूरी हो गई। तार ठोक के कहते हैं, एक सेकंड, तार ठोक के कहते हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, जो मेरा बिल है वैसे ही रहेगा। के शर्मा, आप तार ठोक के कह देते पार्लियामेंट में जो है कड़ी दिखा देते, मजबूरी है भाई। विपक्ष तो पद्मजा जी एक सेकंड और विपक्ष यही सब संशोधन को ठीक से करने की बात कर रहा था ना। और यही बीजेपी पिछले संशोधन में साथ दे करके संशोधन कराई थी। ठीक है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जेपीसी में आपने विपक्ष को चुप करा दिया, कोर्ट ने आपको चुप करा दिया, मजबूर करा दिया। के शर्मा, देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं, यदि अखिलेश प्रताप सिंह को ये लगता है, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई है, तो उनको अपने कार्यालय में मिठाई बांटनी चाहिए और जो है पटाखे फोड़ने चाहिए। जहाँ पटाखे फोड़े, लेकिन लोगों की हत्या पर तो कुछ शब्द बोलिए। लेकिन मैं दूसरी बात पे भी आता हूँ। अभी इन्होंने कहा 7 दिन के लिए, क्या चीज के लिए समय मांगा है पद्मजा जी? जो प्रश्न उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसके जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन है ना। तो वह जो प्रश्न उन्होंने उठाए, सुप्रीम कोर्ट जो जानना चाहता है कि आपने प्रावधान क्यों लाए, उसके लिए ये 7 दिन का, 7 दिन में इसको यही जवाब देना, फिर 5 दिन में विपक्ष को उस पर जवाब देना, तब 5 मई को सुनवाई चालू हो। मैं इनका जवाब दूंगा। तो अब एक जवाब दूंगा। अब आप सुनो। और तानाशाह और जो धमकी जो कह रहे हो ना सर, ये आपकी पाप हैं। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, आप यदि तानाशाह के रूप में आकर सदन के अंदर उस निर्णय को बदल डाला
मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए। ये होती है तानाशाह। इमरजेंसी में अखिलेश जी। कोर्ट ने निर्णय दिया इंदिरा गांधी के आपने कोर्ट को ओवररूल कर लिया, यहाँ पे हमने कोर्ट की बात मान ली। आपने देश में इमरजेंसी लगा दी कोर्ट के आदेश अखिलेश जी, अखिलेश जी, मैं आदिल हसन के पास जाऊंगी। अखिलेश अच्छा सुनिए शर्मा जी, जाको और अपने पापों को याद करो जी, बात इसके खामियाजा देश आप देश की जनता दे रही है आपको। सुन लीजिए आप ये हमें मत सिखाओ। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में जो विनय के अनुसार होता है सिस्टम हमें माना, क्योंकि कोई ये छोटा मसला सुन लो अखिलेश जी, आपने सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल किया, मैंने नम्रतापूर्वक मान लिया। जवाब दीजिए फिर आदिल हसन, जवाब दीजिए फिर आदिल हसन। हाँ देखिए जी देखिए, आप करें विनम्रता पूर्वक मान रहे हैं, यही अनुरोध तो सदन में विपक्ष कह रहा था कि विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लीजिए, लेकिन सदन में हेकड़ी दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में खुद कह रहे हैं कि हम ये दो चीजें मानने को तैयार हैं। नहीं, आप गलत इंटरप्रिटेट मत कीजिए। ये हमने नहीं कहा है साहब, वहां मान लेते। ये कहा है कि 7 दिन में हम जवाब देंगे। अरे सुनिए 7 दिन तक पद्मजा जी, बदलाव नहीं होने जा रहा है। अरे हाँ दीजिए जवाब। अरे भाई बीच में मत व्याकुल होइए, मत व्याकुल होइए। आप यहाँ पर अभी तो बहस होगी, अभी बहस। अरे प्लीज पद्मजा जी, इनको चुप कराइए, इनके बीच में पढ़ के आइए वहाँ क्या बात हुई है। आपको बोलना तो मेरा समय भी ले लीजिए, लेकिन बीच में ना बोलिए। आप बोल लीजिए। आप यहाँ गलत नहीं बोलेंगे, करोड़ों जनता सुन रही है। गलत इंटरप्रिटेशन है अखिलेश जी। आप इंटरप्रिटेशन को गलत यहाँ नहीं करेंगे। कर रही है। हमने 7 दिन का समय हम सरकार ने मांगा है कोर्ट से, और कोर्ट ने हमें दिया है, और हमने ये कहा कि 7 दिन में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, और सदन में आपको माकूल जवाब दिया है और आप सदन छोड़ के भागे हैं। ठीक है अखिलेश जी, जवाब दीजिए, फिर आदिल हसन के पास जाना है, अवधेश जी के पास जाना है। यहाँ पे हमारे 3 और गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। हाँ पद्मजा जी, शालीनता से जो बात विपक्ष सदन में कह रहा था, उसमें से कई बातें तो केंद्र सरकार खुद अब करने को तैयार हो रही है। हाँ। अभी नहीं है, यही गलतफहमी है। तारीख में प्रथम दृष्टया पद्मजा जी, ये झूठ बीच में नहीं मेरे भाई चैनल से। पद्मजा जी, इस बात करिए, झूठा व्यक्ति है, झूठ बोल रहा है, इस बात करिए। वो उस बात को बोल रहा है, हम कैसे मान लें इस बात को? तथ्य दिखाए कागज वहां पर। पद्मजा कौन सी बात गलत बोल रहे हैं? कौन सी बात गलत बोल रहे हैं? ये चुप हो तो माफी मांग चुका है। पद्मजा जी, ये चुप हो तो बताएं। वो आप भी बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। कौन सी बात गलत बोल पद्मजा रहे जी, हैं? ये चुप हो तो अखिलेश जी, हमने 7 दिन का समय मांगा है, ठीक है अखिलेश जी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ही बस गलत है। आप कह रहे हैं कि इनको एक तरीके से एक टाइम दिया गया है कि भाई 7 दिन आप कुछ नहीं कर सकते, अपना फटाफट जवाब दीजिए। उल्टा वो कह रहे हैं हमने खुद समय मांगा है, हमने खुद कहा है कि हम पेपर्स लेकर के आएंगे, दलीलें लेकर के आएंगे। पद्मा, तो इसमें कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसा हंटर, कोई चाबुक नहीं चलाया है जी। वो तो मैं, अरे यार आप तो तकरीर करने लगती हैं। पद्मजा जी, मैं तो खुद कह रहा हूं कि अभी बहस जारी है। ठीक है, अभी ये जवाब देंगे, फिर काउंटर जवाब आएगा, फिर फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल जजमेंट आएगा। लेकिन इन बिटवीन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुषार मेहता साहब ने कही कोर्ट में, वो बातें ही तो विपक्ष सदन में कह रहा था। जैसे अभी सब कुछ आना बाकी है। जैसे क्या बोला तो मैं भी कह रहा ऐसा? हूं, जैसे क्या ये खुद ही कह रहे हैं। जैसे कहा कि हम अभी गैर मुस्लिम को नियुक्ति नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं कहा गया भैया। आप फिर झूठ बोल रहे हैं इसमें। नहीं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं भैया। मैं बार एंड बेंच की रिपोर्टिंग पढ़ रहा हूँ। बैठा हूँ सर, मैं भी बार एंड बेंच की रिपोर्टिंग पढ़ रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि बिना पढ़े चले आए हो। हाँ, बार एंड बेंच जो है, एक सेकंड। हाँ, मुझे पता है बार एंड बेंच इनके पास नहीं है। आप क्लियर करा लीजिए पद्मजा। अब ठीक है, अवधेश जी से पद्मजा जी ने खुद इंट्रो में बताया अभी इन बातों को। इसका इंटरप्रिटेशन सही है। अरे आप, हर कोई अपनी अपनी सहूलियत से कोर्ट कर रहा है, कोर्ट को कोर्ट कर रहा है। पद्मजा जी आप बता दीजिए ना। ठीक है अवधेश जी आप बताइए, मैं क्यों बताऊं? मैं यहाँ पे किसी का हामी भरने के लिए या फिर किसी को सही गलत बताने के लिए नहीं बैठी हूँ। नहीं, कौन यहाँ पर सही फैक्ट है वो तो बताएंगे आप ना। किसी का फेवर लेने के मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। न्यायालय ने इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए आश्वासन को दर्ज करने और मामले को आगे विचार के लिए 5 मई के लिए स्थगित कर दिया। हाँ।
तुषार मेहता जी ने कुछ कहा है ना, ये बताइए। आप वो एक सेकंड बताइए, एक सेकंड के न्यूज पढ़ रहे हो आप। ठीक है के शर्मा जी स्थगित कर बताइए। दिया ही कहने से आप एक हफ्ते तक कोई बदलाव नहीं कोई होगा, बात नहीं क्या है, ये के सरकार को शर्मा जी, वो घुटनों पे लाया गया? कोर्ट नहीं है जो है वो देश के सामने। देखिए ऐसा हाँ। है कि एक तो कोर्ट ने कहीं स्टे शब्द का उपयोग किया नहीं, कोई स्टे नहीं है और केवल पिछले कल जरूर संकेत दिया था कि हम 3 विषयों पर अंतरिम आदेश दे सकते हैं, और आज उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोला हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। उसमें इसमें इसलिए 3 बातें के का सामने आ गया था। तुषार मेहता ने कहा कि भाई हमको समय दीजिए, 1 सप्ताह तक हम वक्फ बोर्ड में वक्फ काउंसिल में नियुक्ति नहीं करते हैं। जो पहले से नोटिफाई है उसको डी नोटिफाई नहीं करेंगे। 1995 की धारा तकता है 1 सप्ताह का समय आप दीजिए, फिर हम जवाब लेके आते हैं, लेकिन आप कोई आदेश मत दीजिए। ठीक है, तो आदेश पर ही रोक लगवाया गया है ना। कि ठीक है अभी कलेक्टर हम वक्फ बोर्ड में नियुक्ति ही नहीं करेंगे, लेकिन कलेक्टर जांच करेगा, केवल डी नोटिफाई नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं है कि उसमें बाकी चीज रोक लगाई गई है। तो केवल इतना है कि अंतरिम आदेश को सरकार ने पारित होने से रुकवाया है आज। ये बात कह के कि हफ्ते भर आते हैं नहीं, मुझे 1-2 बातें और कहनी जो आपने पूछ दिया है। हाँ, तो एक सेकंड, मैं आदिल हसन से ओपनिंग कमेंट देना चाहती हूँ। आदिल हसन, तो अभी कोई पटाखे फोड़ने की जरूरत नहीं है, ये प्रक्रिया चल रही है। 1 हफ्ते तक सरकार ने खुद ही मान लिया है कि ठीक है सर, हम अपने पेपर लेकर के आएंगे, आप हमारे पेपर देख लीजिएगा, तब तक हम कोई अगला कदम नहीं लेंगे, हम मानते हैं। तो मैम हम लोग कभी पटाखा फोड़ भी नहीं रहे, हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद प्रकट करना चाह रहे हैं और प्रकट भी कर रहे हैं कि आपने मेरी बात सुनी, जो मेरी आशंकाएं थी, जो आपत्तियां थी आपने सुनी, कल भी सुना, आज भी सुना। लेकिन जो बीजेपी इतना ज़्यादा मुसलमानों की हितैषी बन रही थी और इतना जेपीसी का अमेंडमेंट था, ये था, तुषार मेहता साहब जो एकदम मुसलमानों का तो भला ही करना बीजेपी चाह रही थी ना। तो 1 हफ्ता आप समय क्यों ले लिए? आप तो डायरेक्ट बोलते कि भाई पूरा भला ही भला है, आपको तो डायरेक्ट रख देना चाहिए था ना। अदानी अंबानी के केस में तैयारी करते, इसमें भी तैयारी करके रहते, काहे 1 हफ्ता तुरंत करवा लेते। आपकी सब बात में सच्चाई थी, हक्कानियत थी, इतना मुसलमानों की हिस्सैती से तो वक्त काहे ले लेते हैं? कल भी वक्त लिया, आज भी वक्त लिया, आप डायरेक्ट दे देते ना। किससे पूछना था आपको? लॉ मिनिस्ट्री और जो भी जेपीसी में जो कानून बनता है, लॉ मिनिस्ट्री तो जाता ही है। एसजी और जो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल एसजी ऑफिस, सब में तो लॉ मिनिस्ट्री से पास ही होता है, तो देखे ही होंगे। और दूसरी बात, जो एक बात 2007 में एम्स डायरेक्टर अमेंडमेंट एक्ट आया था, अनुमनु रामदास हेल्थ मिनिस्टर थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। और सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जानता है, सुप्रीम कोर्ट उसको कस्टोडियन है और जानता है अगर सरकार गलत करेगी तो सुप्रीम कोर्ट नकेल कस सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पर यहाँ तो कोई नकेल कसी ही नहीं गई ना। देखिए फिर से आप वही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नकेल कसेगी। हम कब बोल रहे हैं? आपने कहा हम कब बोल रहे हैं? कस्टोडियन वो नकेल कस सकती है। आज तो कोई नकेल नहीं कसी ना। मैडम सुनिए ना, अरे भाई हम नकेल की बात नहीं कर रहे। योगी आदित्यनाथ उर्दू पर बहुत बोल रहे थे। अरे सर अभी इसी पे रहते। सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मा से मत देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोला। अभी यूपी सरकार, यूपी पुलिस को 50-50 हजार रुपए का फाइन लगाया। 4 जजमेंट लगातार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यूपी सरकार के खिलाफ। आप ही और हम पहला शख्स है, एमआईएम पहली शख्स है जो मुर्शिदाबाद वायलेंस को कंडम किया। और हम हर दिन अपील कर रहे हैं बैरिस्टर साहब कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। 19 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का दारुसलाम हैदराबाद में प्रोटेस्ट है। और हम किशनगंज में 20 तारीख को अख्तर उल ईमान साहब बिहार के एमआईएम प्रेसिडेंट। हैदराबाद में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? मुर्शिदाबाद में जाकर के कीजिए ना। मुर्शिदाबाद में जाकर के उन लोगों से मिलिए। हैदराबाद में किसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मुर्शिदाबाद, मैम सुनिए, भाई सताए हुए लोग तो मालदा मुर्शिदाबाद में बैठे हुए हैं, उनसे जाके मिलिए। आप हैदराबाद में क्यों बैठे हैं? वहां बैठ के कंडेम करने का क्या मतलब है? खैर वापस मुद्दे पे मैडम सुनिए, सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, इतना जज्बाती मत हो, ये सुन लीजिए, थोड़ा सा जज्बाती मत हो, ये सुन लीजिए। मुर्शिदाबाद में आप जो अर्जुन सिंह बीजेपी का एक्स एमपी है और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, और सुखबंदी अधिकारी से पूछिए कि तेल में घी बैठ के क्यों, बाल में आग में घी क्यों डालना है। उनको लॉ एंड ऑर्डर को, अगर स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है तो इंटरनेशनल आईबी जो केंद्र सरकार की वो क्या कर रही थी? आईबी भी तो केंद्र सरकार की। मैंने वीडियो बहुत देखा है, वहां के लोकल हिंदू ने बोल रहे हैं कि ये बाहरी लोग थे और जो दर्ज बयान करा है लोकल हिंदू ने नहीं बोला है, एक आदमी ने बोला है कि हमें समझ में नहीं आया कि वो लोकल था कि नहीं। अब पता नहीं, अब वो जितने उस जिले के अंदर जितने लोग रहते हैं नहीं था तो वो भी सबकी वो शिनाख्त कर सकते हैं, सबको वो पहचानते हैं। सर मैं तो एक इलाके में 10 साल से रहती हूँ, मैं अभी भी उस इलाके के सारे लोगों को नहीं जानती कि मैं देखते ही पहचान जाऊं कि वो लोकल हैं, कि बाहर से आए हैं, कि बिहार से आए हैं, कि पटना से आए हैं। किस बिना पे ये कहा जा रहा है कि सरकार पर नकेल कस दी है सुप्रीम कोर्ट ने?
ये नकेल कसने वाली बात जो बार बार कही जा रही है वो किस बिना पे? सरकार पर नकेल नहीं बोल रहा हूं, आप सुनिए, सरकार पर नकेल की बात है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 2007 में भी एम्स डायरेक्टर एक्ट अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था। यह संवैधानिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर सरकार भटकती है तो सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है। ये दिया है देश में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सबसे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जब तानाशाह हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ये बिल गैर कानूनी है, अनसंवैधानिक है और हमारे बात को नहीं सुना गया। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार है कि हमारी बात सुन रहे हैं। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बस 10 सेकंड बोलिएगा के शर्मा जी, फिर मैं कासमी साहब के पास जाना चाहती हूं। बस 10 ही सेकंड बोलिए अपनी बात। ये ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बात हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात निर्णय को मानेंगे। जब रामलला राम जन्मभूमि का मसला आया और उसका परिणाम आया, ओवैसी क्या उस निर्णय को मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कितना बयान दिया है ओवैसी ने और क्या बयान दिया है? शर्म आती है इनको ये कहते हुए। यहां पर आदिल हसन उन्होंने क्या कहा इस पर, राम जन्मभूमि पर? उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय इसको हम मान नहीं करते हैं। पद्मजा जी ट्रिपल, और दूसरी बात नकेल कसने की कह रहे हैं। नकेल इसको कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे नकेल कस दिया आप लोगों को। आदिल हसन जो है देश की महिलाओं को कहते थे जिनकी बुद्धि नहीं है, पद्मजा जी, ज्ञान नहीं होता है, कम बुद्धि की होती है। धारा 370 में नकेल कसा आपका, जिसके लिए खून की नदियां बहा रहे थे आप लोग। अरे तो ये इसको मत कहे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आज आदिल साहब कह रहे हैं क्योंकि आज उनको लग रहा है कि फैसला शायद उनके हक में आ सकता है। आज उम्मीद नहीं जगी है, आज उम्मीद नहीं जगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और सर आप पद्मजा जी, लेकिन ओवैसी साहब का तो बयान चलाइए ना। ओवैसी साहब तो इसको अभी कुछ और ही कह रहे हैं। जो भी जितने ये प्रफुल्लित हैं, ये शायद ओवैसी साहब का बयान ही नहीं सुन के आए हैं। आदिल साहब सुन लिए होते तो शायद इस तरह ना बोलते। ठीक है, एक सेकंड, मैं कासमी साहब के पास जाना चाहता हूं। बाद में आप उस हिंसा की निंदा तक किया है क्या ओवैसी ने? कि जो पश्चिम बंगाल में जो हत्याएं हो रही हैं उसकी एक निंदा का भी बयान है क्या? क्या राहुल गांधी का बयान है? आदिल हसन जवाब दीजिए। अखिलेश यादव का बयान है? क्या ओवैसी का बयान है? आदिल हसन मैम सुनिए, ये आरएसएस बीजेपी जो 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद किया, झूठ हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हम बाबरी मस्जिद नहीं शहीद करेंगे और ये मेरे प्रवचन शिकार है। सुप्रीम कोर्ट झूठी बातों पर चलता है। कोर्ट ने किया और अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट झूठी बातों पे चलता है। आ गए हकीकत पे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस को रखने बोला, इन्होंने कानून बदल दिया और ये सुप्रीम कोर्ट का। ये देखिए, ये सच्चाई है। वाह रे वाह। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी नैतिकता तो समझ ही नहीं आता है के शर्मा जी का। चलिए ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुद्दे पे आएगा, आप उसको स्वीकार करेंगे या उसका तिरस्कार करेंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन ये टेप रखना जरूरी है उस समय। हाँ, नहीं, ये रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट पर कर रहे हैं, आज अंतिम फैसले के दिन सुनाना जरूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन जितनी तारीफें सुप्रीम कोर्ट की हुई हैं, जितनी उम्मीदें लोगों की टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर, शायद ही हाल फिलहाल में कभी ऐसा हुआ होगा। मेरे को आखिर लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वक्त पे लोग इतने खुश रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद तो उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन कासमी साहब ये बताइए, ठीक है, आदिल हसन ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है सेंटर को, पर उनका इशारा तो उसी तरफ है जब वो कह रहे हैं कि देखिए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीम कोर्ट ही, सुप्रीम कोर्ट से ही हम उम्मीदें लगाए हुए हैं। यानी कि एक इशारा ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसा लग रहा है कि वो इस कानून के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये सच है? हाँ, मैं थोड़ा पद्मा जी, मैं आपसे बहुत मैंने सबकी बात को सुना। मैं एक बात, ये सवाल ये खड़ा होता है कि 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ और उसके बाद बोर्ड गठित हुआ, तो इस बोर्ड को गठित करने वाली सबसे पहली जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और उसके बाद जो विपक्ष, अन्य विपक्ष आया, उन्होंने उनका प्रोटेक्शन किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पे बात करने से पहले मैं उत्तराखंड राज्य से अभी कल एक न्यूज़ आई कि जो बहुत कीमती ज़मीनें हैं उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं। आखिर उन डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने वाला कौन है, उन्हें इल्लीगल करने वाला कौन है, जिन्होंने मीडिएटरशिप करके मुसलमानों की, इन यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवा महिलाओं की
और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना, उनके लिए एजुकेशन का इंतजाम होता, हॉस्पिटल बनते, कॉलेज बनते, अस्पताल बनते और स्कूल बनते। आखिर क्या कांग्रेस ने इन मीडिएटरों के जरिए से, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अन्य तंजीमें हैं, मैं आज ये कहना चाहता हूं और चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने मीडिएटरों के जरिए से जिस तरह से मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा। मैं उत्तराखंड राज्य में की बात कर रहा हूं, अभी 200 दुकानें जब आई है तो आखिर उनके कागजात गायब करने वाला कौन है? इन लोगों ने क्या किया अपने दौर में? जो बोर्ड गठित किए हैं उनके जरिए से कीमती जमीनों का सौदा किया गया, उन्हें लीज पर दिया गया, इनके बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं और इसलिए था ये पद्मा जी कि ताकि ये वोट बैंक बने रहें। आज मैं न्यायपालिका और कार्यपालिका की बात करता हूं कि आज के प्रधानमंत्री, आज की सरकार ने अगर दोनों सदनों से उसे पास कराया है तो देश में जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे, यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की और यही लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो हमें मजबूत करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिन चीजों पर डिस्कशन कर रहा है, वो पूछ रहा है, सवाल कर रहा है और सवाल करने के बाद जो इनके जवाब आएंगे और उस पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, मैं ये समझता हूं कि यतीमों के हक में होगा, मिस्कीनों के हक में होगा, जिन्होंने दुरुपयोग किया इन संपत्तियों का, उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसी रूलिंग जरूर होगी कि उनसे इन प्रॉपर्टियों को खाली कराया जाए। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि सरकार ने जो काम किया, आपको ऐसा लगा? और मैं इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं कि बताएं कि उन कीमती संपत्तियों के ऊपर अधिकार किसका है? क्या यतीमों का है? क्या उस पर स्कूल और कॉलेज बने हैं? बता नहीं सकते ये। और कांग्रेस का दामन दागदार है कि इन्होंने, या अगर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, तो मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि 60 साल के कार्यकाल के अंदर कोई एक शहर बता दीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए जहां दंगे ना हुए हों, जहां फसाद ना हुए हों, हजारों लाखों मुसलमानों की हत्याएं ना हुई हों। और आपको यह भी कहना चाहता हूं कि ये हितैषी नहीं है, इन्होंने अपने मीडिएटरों के जरिए से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे बड़ा दोषी है इसके लिए कि उन्होंने इनकी मीडिएटिंगशिप करके उन यतीमों के माल के ऊपर कब्जा किया है। और आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यह जरूर कहूंगा कि आपका पूरा अधिकार है, मगर यह जरूर ख्याल रहना चाहिए कि यह यतीमों का, जिन्हें उनके हुकूक से, उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा गया है। मैं आज उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूं आज से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों के अंदर एनसीईआरटी को इसलिए लागू किया कि आने वाले अभी वक्त पे रहते हैं कासमी साहब, अभी वक्त पे रहते हैं और वो वोट बैंक नहीं बनेंगे। अवधेश जी, यहां पर कासमी साहब कह रहे हैं कि कोर्ट जो यतीम हैं, जो बेवा हैं, उनके हक में ही अपना इवेंचुअली ऑर्डर सुनाएगा। लेकिन कल जो कोर्ट ने पूछा था वो तो इसके बिल्कुल काउंटर जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने तो कहा था कि भाई अगर उनके पास नहीं है पेपर, अगर उनके पास कागज नहीं है तो उनकी जमीन थोड़ी ना छीन लेंगे आप। तो कोर्ट फैसला करने से पहले जितने उसके क्वेश्चन हो सकते हैं असुविधाजनक, वो सारे करता है। आप कह रहे सिर्फ ठोक बजा रहे हो, ऐसा उसमें क्वेश्चन ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन तो कपिल सिब्बल जी से भी पूछा। जब उन्होंने कहा कि भाई इसमें आपने महिलाओं को कैसे डाल दिया, तो बोला था हिंदू उत्तराधिकार नियम में तो है, तो आप यहाँ कैसे बदल? दोनों तरफ से पूछा है। देखिए पद्मजा जी, ऐसा एक सवाल पूछने का जो तरीका होता है उससे एक इंडिकेशन नहीं मिल जाता कि कोर्ट ने किस तरीके का मूड बनाया है? इंडिकेशन नहीं लेना चाहिए। देखिए पहले इसको ठीक से, हमको जरा इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। अभी तक ये होता था कि याचिकाएं धराधार जाती थी, याचिकाओं की सुनवाई होती थी, कोर्ट केंद्र को नोटिस देता था। केंद्र को यह पता था कि भैया याचिकाएं जाने वाली हैं, और आप देखिए कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पहले ही याचिकाएं जाने लगी। अधिसूचना के पहले 3 याचिकाएं जा चुकी थी। तो केंद्र ने इस बार कोर्ट कोई अंतरिम आदेश दे या हमको नोटिस दे, उसके पहले ही पहुंच गया कई राज्य सरकारों ने। नहीं, आप कोई भी इस समय अगर आपको कोई आदेश देना है तो पहले हमको सुन जाइए। तो एक एक्टिविज्म सेंटर ने दिखाया है, चूंकि उनको इसका अंदेशा था। सेकेंड, जब आप कोई बड़ा रिफॉर्म करते हैं कि एक धारा ऐसी चलाई गई इस देश में, और उस धारा के विपरीत जाके जब आप बड़े रिफॉर्म करते हैं, कोई कुप्रथा होती है, कोई कुव्यवस्था है, कोई कुप्रबंधन है, कोई कुकानून है, तो इतना आसान नहीं होता। एक बार हलचल मचती है, उथल पुथल होती है, न्यायपालिका में भी होती है, अनेक उदाहरण है इसके। और बाद में जाके स्थिरता, जो रिस्क लेगा, जो जोखिम उठाएगा, उसी को थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ेगा ना, तो उसी चीज को ले जाएगा। थर्ड, नहीं देखिए, तीसरी बात है कि मैंने जीवन में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आप हमारे जो कोई भी अगर आदेश है उस पर टिप्पणी करिए, इरादे पर नहीं करिए। मैं इरादे पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। 70 मिनट की सुनवाई में मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि कोर्ट कह रहा हो कि मैं अंतरिम आदेश दे सकता हूं इन 3 विषयों पर।
आपने अगर विषय को ठीक से पढ़ा नहीं है, आपको एक बार विषय को पढ़ना, उसको समझना, दोनों पक्ष को सुनना, उसके बाद कोई अंतरिम आदेश देते हैं, और उन्होंने इसको स्वीकार किया कि हम अंतरिम आदेश नहीं दे रहे हैं, अब आपको सुन लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को यह ध्यान रखना है कि किसी भी कानून के विरुद्ध अगर लोग हिंसा करने लगे एक पक्षीय तरीके से, अगर इस कानून को मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी बना के देश में जिस ढंग से तूफान खड़ा किया गया है, अगर यह मैसेज भी ना जाए कि हिंसा करने वालों के, झूठ फैलाने वालों के दबाव में भी सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, यह भी मैसेज सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि देश में नहीं जाना चाहिए। अगर यह मैसेज जा रहा है, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको सुना और इस्लाम विरोधी सरकार मुस्लिम विरोधी है, यह सब सुप्रीम कोर्ट पर ही टिप्पणी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सारे विषय नहीं कहे हैं जो बोले जा रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, तो यहाँ पर अवधेश जी कह रहे हैं कि सिर्फ ठोक बजा के इस कानून के बारे में कुछ असुविधाजनक सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कड़ा रुख ले लिया है कोर्ट ने, और ये इतना बड़ा रिफॉर्म है कि इसको लेकर के सारे सवाल तो पूछे ही जाएंगे, वही कोर्ट अपना काम कर रहा है। मैंने देखिए अभी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती साहब को भी मैंने सुना और अवधेश कुमार जी को भी सुना। इन दोनों लोगों के सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि आदरणीय मोदी जी और बीजेपी दिन रात 18 घंटे काम करके मुसलमानों के भले के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, खूब ठोक बजा के ठीक ठाक प्रयास कर रहे हैं, और लोग उसको गलत संदेश में ले रहे हैं, गलत अर्थ में ले रहे हैं। बताइए, वो लोग इतनी नेक नियति से प्रयास कर रहे हैं, इतने अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, और इसको लोग उल्टा समझ रहे हैं। तो अब इस पे क्या कहा जाए? लोगों को समझ है नहीं, पर उनको पीड़ा क्यों होगी? वो तो खुश हैं, कासमी साहब तो बहुत खुश हैं। दोनों लोगों को समझ इस बात को करते हैं। उनको बोलने दीजिए। देखिए, हाँ खुश होंगे, आपके लिए तो मिल जाएंगे खुश होने वाले, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज होता है तो पक्ष विपक्ष रहता है, लेकिन देखिए पद्मजा जी, जो बातें कोर्ट में रखी जा रही हैं, यही बातें तो सदन में भी रखी गई थी, सदन ने नहीं स्वीकारा। अब देखिए फैसला ना दीजिए, अदालत स्वीकारती है कि नहीं स्वीकारती? कोर्ट में भी नहीं स्वीकारा, लेकिन अभी कोर्ट में सिर्फ एक वक्त मोहलत मांगी है। कुछ कोर्ट ने अभी तो बोला नहीं है ना कि हम खत्म कर देंगे। हाँ, नहीं, कोर्ट ने नहीं बोला, लेकिन सरकार ने बोला कि हम अभी इसको खुद ही रोक रहे हैं। हाँ, तो सरकार स्वेच्छा से माने, हम नहीं रोकेंगे, हम पास करा के लाए हैं। सर लोकतंत्र में थोड़ा ना कोर्ट को बोल देगी सरकार हम नहीं मानते, आप तो यहाँ पे उनको हम अपनी मन की करेंगे। आप तो लोकतंत्र में सरकार ऐसा बोलेगी, एक लाइन नहीं बोलने दे रही हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो अपना दम्भ सदन में दिखा रहे थे लोकतंत्र के मंदिर में, उसी तरह की भाषा यहाँ बोलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार नहीं बोल रही है। यहाँ तो काफी है कि हम ये खुद स्वीकारते हैं, ये हम खुद बताइए के जी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कोर्ट ने दिया, अभी बस जो सदन में कंट्रोल में नहीं आ रहा था, कोर्ट ने कंट्रोल कर लिया, मानना पड़ा आपको। यही कह रहा अखिलेश। हाँ, मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी बड़े सीधे साधे व्यक्ति हैं, बेचारे अपनी बातों में कहीं उलझ जाया करते हैं। बड़ी अपनी मानसिकता को उन्होंने प्रदर्शित किया है कि कोर्ट में जाके वो जो दम दिखाते, जैसा कि इनके शासनकाल में होता था, कोर्ट में जाकर इनके वकील धमकाते थे जजों को। इसके एक नहीं कई जो है उल्लेख हैं, कई घटनाओं के उल्लेख हैं कि वो धमकाया करते थे चीफ जस्टिस लोग को, और ऑर्डर अपने हिसाब से करवाते थे। तो ये वही प्रवृत्ति इनकी सर पे चढ़े, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। अब मैं दो बात आपको पद्मा जी, बिल्कुल मैं टेक्निकल जो है वो करना चाहता हूँ। दो बातों पर कोर्ट ने प्रश्न उठाए। उस पर क्या कहा कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जो नोटिफाइड प्रॉपर्टीज है, जो गेस्टेड प्रॉपर्टीज है, वो डीनोटिफाइड नहीं होगी। ये तो हम कानून में ही कह चुके हैं। इसका पूरा जवाब स्पष्ट रूप से उस समय भी जब जज साहब ये कह रहे थे, तुषार साहब ने ये कहा कि सर ये तो कानून में ही है, रिस्पेक्टिव को इसका कार्रवाई नहीं होगी। तो यही बात उन्होंने कहा उन्होंने, लेकिन जो झूठे आरोप है या जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं उस पे तो कोई रोक नहीं लगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे मामले हैं जिनके पास कागज नहीं है, जैसे कि एक वो तस्वीर दिखाई है, 98 हेक्टेयर जमीन पाई गई है जो वक्फ बोर्ड ने ली है कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 7 दिन में उसको डीनोटिफाई कर दिया जाए अगर उनके पास कागज नहीं है?
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो रजिस्टर्ड और जो कोर्ट ने कहा और जो हमने भी कहा है अपने 95 के कानून में भी उसके कि उस कानून की तहत जो रजिस्ट्री है उस पर नहीं करेंगे। हाँ। दूसरी बात, मैं दूसरी बात पे भी आता हूं, जो एक मेंबर 2 मेंबर जो है उस बोर्ड में रखने की बात है, उसके संदर्भ में भी बाकायदा सदन के अंदर यदि आपने बहस सुना हो तो जो रिज्जू साहब ने, अमित भाई साहब ने जो बहस किया और जो बातें वहां रखी उसमें स्पष्टता की है, बहुत अच्छे ढंग से उसमें स्पष्टता की है। और कोर्ट के उस जो है जजमेंट को, उस टिप्पणी को, आप तो आज बड़ा महत्व दे रहे हैं ना कोर्ट के एक टिप्पणियों पर। इसी सुप्रीम कोर्ट का 2022 का ऑब्जर्वेशन है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण जजों ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो धार्मिक संस्था नहीं है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट का। ये केरला हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, बेस यही है ना कि आप कैसे रख देंगे किसी धार्मिक संस्था पर। हाँ। यही है ना कि आप 2 हिंदू को कैसे रख देंगे किसी और धर्म पर। इस पे कोर्ट के अभी जब इसके जवाब जब फाइल किए जाएंगे 7 दिन के बाद, तो ये जो बातें हमने सदन में रखी हैं, जो सदन में कही है, वो कोर्ट के सामने भी तो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तब आप ये से तब उनके सामने वो फैसले रखे जाएंगे ना जज साहब के कि आपके ही कोर्ट का निर्णय है सर ये। ठीक है, तो के शर्मा तो ये भी ऑब्जर्वेशन आएंगे ना उस समय। तो जो कुछ कोर्ट में हुआ तो अभी जवाब देने आने दीजिए, तब उसके पहले तक निर्णय पे मत पहुंचिए, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट। अच्छा, कोर्ट में कुछ बहुत नया नहीं हुआ, ये सब तो पहले से ही कानून में दर्ज है। आदिल हसन, मुझसे पूछा कुछ आपने? जी आदिल हसन साहब। जी मैम बोलिए। ये सब कुछ पहले से ही कानून में दर्ज है, के शर्मा कह रहे हैं। जी मैम बोलिए। जो रजिस्टर्ड हैं उनको पहले भी डरने की जरूरत नहीं थी, अब भी डरने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका तो अब कार्रवाई होगी। मैम कल इनके जो तुषार मेहता साहब है जो खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कोर्ट की सर आप भी मत सुनिए क्योंकि आप भी इस समुदाय से नहीं है। तो कोर्ट ने कहा जब मैं इस कुर्सी पे आता हूँ तो मैं धर्म से नहीं बना हूँ, मैं एक सेकुलर देश का हूँ और वी आर डिस्कसिंग ए रिलीजियस मैटर। और ये वफ डायरेक्ट रिलीजियस मैटर है, ये डायरेक्ट वायलेशन आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, 30 का है। इसलिए के शर्मा जी बेचैन हो रहे हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं उनकी बेचैनी कि कोर्ट को इनकी समझ, क्योंकि इन्होंने गलत किया है तो इसलिए हो रहा है। किसी तरह दलील टीवी पर दे दे, लेकिन कोर्ट से जो जजमेंट आएगा वो संविधान के अनुरूप आएगा। और भारत का जो संविधान कहता है वो चीफ जस्टिस उसको जानते हैं और पूरे जजेस जानते हैं। और हमें पूरी न्यायपालिका से उम्मीद है कि इनसे हम जानते हैं इनका क्या हद है। चलिए, उम्मीद विश्वास सब कुछ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। एक बात सब रिकॉर्ड करके रखेंगे। बोलने दीजिए, नहीं तो नहीं बोलने दीजिए मैम, बोलने दीजिए जी। मैं एक ही बात कह रहा हूं, ये केवल ऐसा नहीं है, ये सदन के पटल पे भी रखा हुआ है, ये सदन के पटल पे भी रखा गया है, उसका उल्लेख किया गया है, पार्लियामेंट में झूठ बोला है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये सब उल्लेखित है सदन के अंदर। मैम सुनिए, कोई ऐसी बातें नहीं है। इसको चुप कराइए मैम, जवाब फाइल होने दीजिए। के शर्मा जी को बोलिए कि आपको 1 to 1 कर लीजिए भैया, बगैर सुने चले तो आदमी बिना ब्रेक की गाड़ी है मैम, पढ़ना चाहिए इसको। ठीक है शर्मा जी, एक मैम ये तो बिना ब्रेक के गाड़ी है ये के शर्मा। जो सदन में कहा गया था वही तो बिना ब्रेक का गाड़ी है, रुकता ही नहीं है ये। आप बिना तथ्यों का बैठे हुए हैं तो बिना ब्रेक का गाड़ी है के शर्मा। सुन के आइए। अरे आप के शर्मा जी तो मैम बिना ब्रेक का गाड़ी बना हुआ है, इसका 1 to 1 इंटरव्यू कर दीजिए। अरे मुद्दे पे बोलिए। आदिल हसन शर्मा का 1 to 1 कर दीजिए। अरे आप नहीं बोलेंगे तो 1 to 1 बन जाएगा। बोलने ही नहीं दे रहा ये आदमी, बोलिए ना। आप मैं 1 to 1 बोलने ही नहीं दे रहा, तो एकदम बिना ब्रेक की गाड़ी है, बस शुरू कर दिया है। तो आप तो बिना ज्ञान के हम सबका बयान सुने हैं, अपने नेता का बयान बतलाइएगा, अपने नेता का बयान सुन के आओ। अपने देख लीजिए बिना ब्रेक का गाड़ी को बैठा दिया आप। के शर्मा आप कुछ भी, अरे बिना ब्रेक के गाड़ी को क्यों बैठाइए? आदिल हसन मैम इनको मैम चुप कराइए बिना ब्रेक के गाड़ी को। के शर्मा कह रहे हैं कि जो हमने सदन में कहा वही हमने रिपीट किया कोर्ट में, नया क्या है?
मैम सदन में अनुराग ठाकुर ने झूठ बोला गुजरात का देवस्थानम टेम्पल के बारे में, सूरत के बारे में। सूरत जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात थी उसको ट्रिब्यूनल ने कहा था वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, वही वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने कहा। इन्होंने झूठ बोला। संबित पात्रा ने झूठ बोला कि वक्फ टर्की में नहीं है, अरब में नहीं है, मदीना में नहीं है। संबित पात्रा ने भी झूठ बोला। ये मैम झूठ का सौदागर है इन लोग, आप क्यों नहीं समझ रही है? देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तो के शर्मा उस दिन नहीं बैठेंगे टीवी पर, आप देख लीजिएगा। इतना ही अगर सॉलिसिटर जनरल इतना ही तैयार थे तो काहे एक हफ्ता का टाइम लिए भाई? अच्छा। आज ही कर लेना था ना मामला, क्यों इतना टाइम लेते हैं? आप बहुत ज्यादा परिपक्व है, तैयार है, मुसलमान का आप हितैषी है। अभी शमून मुफ्ती शमून कासमी को उत्तराखंड में लोग खोज रहा है, जो मदरसा सील हो रहा है ना उनको खोज रहा है। हाँ। मोदी सरकार के बाद शमून साहब कासमी खोज रहा है साहब आपको कि वो मदरसा सील हो रहा है, आप लोगों ने जो अवैध खोज रहा है सब। ये मदरसा लीगल सील नहीं हो रहा है, केवल मुसलमानों के अवैध तरीके से मदरसे चला रहे थे आप, और अवैध तरीका कोई भी नहीं होना चाहिए। कि हमारी जो सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हम को साथ लेके चल रहे हैं। और आपको ये बता देता हूं मैं कि किसी योजना से कोई वंचित नहीं है। आदिल साहब, मैं आपको जरा अपने आप को थोड़ा वो करिए। अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो ईमानदार भी होना पड़ेगा आपको। आपको अगर अपने रसूल को मानते हैं तो उनकी इत्तिबा भी करनी पड़ेगी। संपत्तियों के ऊपर जो आप लोगों ने नाजायज मदरसा बोर्ड का रिचार्ज खत्म हो रहा है, इसके संरक्षण में सब कुछ हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हमारे कांग्रेस अपना तो देखिए, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियों को दान किया गरीबों तो देखिए, गिरबान झांककर मदरसा सील हो रहा है, आप चुप है, बड़े-बड़े सरकार की निगरानी कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, आपने बड़े-बड़े एम्पायर बना दिए। मदरसा सील हो रहा है मौलाना, अंदर एक भी लीगल मदरसा और यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। लिख दीजिए बीजेपी, इलीगल कोई चलना नहीं चाहिए, बीजेपी इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। अरे आदिल हसन, इस्लाम को मानते हैं। आदिल हसन, ये गलत है। आप किसी से सवाल पूछे, उन पे इल्जाम लगाएं, वो जवाब देना शुरू करें तो आप उनको कई नाम बोले, ये गलत है। जवाब सुन लीजिए आप जज्बात बोलिए, लिखे। आप ये चाहते हैं कि लोगों को सही। आदिल जी प्लीज जवाब पूरा कीजिए। कासमी साहब, हाँ 1 मिनट मेरी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आ रही हूँ अखिलेश जी आपके पास, आ रही हूँ अखिलेश जी। मुख्यमंत्री सबको साथ लेके चलते हैं, सबके जन कल्याण के लिए काम करते हैं, किसी के भी लिए अहितकारी काम नहीं करते। और जिन मदरसों की बात आप कर रहे हैं वो मदरसे वो हैं जिसपे कांग्रेस के जमाने से आपने अनियमितताओं का शिकार किया। उनका कहीं भी कोई वैल्यू, अगर उनकी वो वैलिड होते तो उन पे कार्रवाई नहीं होती। हमारे 452 मदरसे, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई जो लीगल हैं, जो रजिस्टर्ड है मदरसा बोर्ड के अंदर। और मदरसे पे अलग से बहुत विस्तार से हम चर्चा कर भी चुके हैं। जिनका कोई न जिनके पास कागज है न पत्री, और अब भी हमने उनसे ये कहा है, सरकार ये चाहती है कि वो नियमित तौर से भाई कागज ठीक करवा देते हैं और उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन। ठीक है, मदरसे पे अलग से कर देंगे। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, अरे उस अनाथ बच्चों का मदद क्यों किया आपने? उन मदरसों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? इसलिए कि ताकि आप उन्हें वोट बैंक न बना सके। ठीक है कासमी साहब, मदरसे पे अलग से जो मेन स्ट्रीम से काटा है, जिसे आप ये कहना चाहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी। ठीक है, मदरसे पे अलग से। अखिलेश प्रताप सिंह, आखिरी मिनट है मेरे पास, प्लीज आखिरी मिनट है मेरे पास। अखिलेश प्रताप सिंह, मुफ्ती साहब जी जी जी, देखिए पद्मजा जी, अभी मैं के शर्मा जी को भी सुन रहा था और मुफ्ती साहब को जी भी सुन रहा था। कल अदालत ने इन्हीं से सरकार से पूछा था कि आप मुसलमानों को भी हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाएंगे? ये प्रश्न किया था अदालत ने। प्रश्न किया था क्योंकि कोई प्रकरण होगा। हाँ, प्रश्न किया था, प्रश्न बड़ा प्रश्न है। यही प्रश्न लोकसभा में भी हुआ था, संसद में भी हुआ था, जवाब नहीं दे पाई थी यहाँ पे। दूसरे मैं मुफ्ती साहब से कह रहा हूँ जो बैठे हुए हैं मुफ्ती साहब, इसी हल्द्वानी में 50,000 लोगों के आप ही की सरकार के, जिसके आप चेयरमैन हैं मुफ्ती साहब, वो घर उजाड़े जा रहे थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोका था। आपकी सरकार, जो आप बड़े हिमायती बनते यहाँ दिखा रहे जा रहे हैं, चूँकि आप चेयरमैन हैं मदरसा बोर्ड के, तो वो तो आपका हक बनता है बीजेपी सरकार के लिए पक्ष में अपने बात को रखने का, आप रखें अवश्य। लेकिन पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कितना स्नेह मुसलमानों से इस वर्तमान सरकार को है। ठीक है, हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं। जी एक चीज क्लियर कर दूं मैं पहले। अब अदालत फैसला हम कांग्रेस की तरफ मुसलमान नहीं करते। घबराई हुई क्यों है? अभी तो फैसला नहीं आया है। अभी मुसलमान आपको मुबारक। फैसला आने के पहले बीजेपी घबराई क्यों है? इतनी देरी क्यों है बीजेपी? ठीक है, देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सवाल कोर्ट ने कई पूछे, उनमें से कुछ कड़े सवाल भी हैं। अब आप इनको सवाल के तौर पर देखिए या आप देखिए कि सरकार को लताड़ पड़ी है, ये अगली सुनवाई में ही पता चल जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का शायद फैसला हमें सुनने को मिलेगा। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।